नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुका है और हम लोगों को कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है। ये जो अतिरिक्त समय है उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने देखा था पिछला वीडियो में ही कि अगर हम लोग सिलेबस को ध्यान दें तो इस सिलेबस में पूछे गए जेएसएससी के द्वारा बहुत सारे प्रश्न, जिसमें लगभग 5000 प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। इनमें से भी हम लोग देखे थे कि कभी भी हम लोगों को तैयारी करना चाहिए तो सबसे छोटा सेक्शन को चूज करना चाहिए जिसमें समय तो कम लगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर पाए। तो कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक किताब पढ़ के हम लोग 16 से 17 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक में भी ज्यादा यहाँ पे प्रश्न नहीं है, मात्र 333 है। तो इस क्रम में हम लोग देखे थे कि हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो 2 टेस्ट सीरीज में इसको समाप्त करेंगे, जिसमें पहला टेस्ट में हम लोग 150 क्वेश्चन लिए हुए हैं और इस 150 क्वेश्चन में से पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया गया है। उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। आज भी कुछ प्रश्नों को यहाँ पे अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये जो प्रश्न होंगे वो सारे जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये जो प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो प्रश्न है उसको आप ध्यान दीजिए और देखिए कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी तरह से अपने तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 25 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यहां से क्वेश्चन नंबर 26 आज से देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं CDAC भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा है? सुपर 200, 400, परम 8000, सुपर 10000। तो इसका जो आंसर होगा वो परम 8000 होगा। इसका निर्माण 1991 में हुआ था। कंप्यूटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जिसके निदेशक यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉक्टर यहाँ पे विजय भास्कर थे और इसीलिए कहा जाता है कि विजय भास्कर जो है वो परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और ये परम 8000 जो कंप्यूटर बना था इसका साल भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के अतिरिक्त नॉलेज आपको लेते चलना है ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो वो भी आपका नहीं छूटे। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए आप लोगों को 5 पीढ़ी का कंप्यूटर पढ़ने को मिला होगा। अब इसमें आपको बताना है कि हर एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ विशेषता था। तो यहाँ बताना है कि पहली पीढ़ी में कौन सा विशेषता था। वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था या माइक्रो चिप यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड और माइक्रो चिप और ट्रांजिस्टर ये बाद के जनरेशन में यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन जो होगा, कभी कभी आपको डेट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको डेट को भी याद रखना है। तो 1942 से लेके 55 तक का जो समय है उसको फर्स्ट जनरेशन हम लोग लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जो कि 1955 से आपका 1964 का यहाँ पे ये समय हम लोग लेते हैं। थर्ड जनरेशन जो है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था और ये 1964 से लेके आपका 75 तक का ये डेट लेता है। और माइक्रोचिप जो है वो आपका 1965 से लेके 1989 तक का है और ये जो जनरेशन आता है फोर्थ जनरेशन। अभी जो हम लोग है फिफ्थ जनरेशन है, जो कि 1989 के बाद वाला है। तो इस तरह यहाँ जो आंसर हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर में जो चीज का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। ब्राउजर में होम बटन से क्या होता है? आपके ईमेल पते को ईमेल संदेश में शामिल करता है, आपको पिछली देखी गई वेबसाइट पर ले जाता है, आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक पेज की सामग्री प्रदर्शित करता है, आपके होम एड्रेस को टेक्स्ट बुक में प्रविष्ट करता है। तो देखिए थोड़ा सा क्लिष्ट यहाँ पे हिंदी यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि होम बटन को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा। सिंपल सा मतलब है, कोई भी वेबसाइट आप सर्च कीजिए तो वहां इस तरह का होम बटन रहता है। अगर इस होम बटन को आप दबाइएगा तो जो उस वेबसाइट का मेन पेज है वो मेन पेज आपका खुल जाता है, जिसको हम लोग प्रारंभिक पेज के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक पेज की सामग्री प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। MIM टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTML एक्सटेंशन। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल किसी ईमेल को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने में किया जाता है। मतलब वैसा कोई व्यक्ति ना पढ़ पाए जिसको भेजा ना गया हो वो मेल, मतलब जिसको भेजा गया है वही व्यक्ति इसको पढ़ पाए। अनाधिकृत मतलब क्या हो गया? वही
तो इस तरह से इंक्रिप्शन जो होगा, इसका दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, और तीसरा ऑप्शन है ईमेल सिक्योरिटी, और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्शन। तो इंक्रिप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सुने भी होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप में एक बार आया था कि कोई भी आपका मेल को पढ़ सकता है या मैसेज को पढ़ सकता है, तो वहां पे कहा जा रहा था कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी जो मैसेज भेज रहा है वही, और जो उसको रिसीव कर रहा है वही पढ़ सकता है, बीच में इसको कोई पढ़ नहीं सकता। तो इस तरह से इंक्रिप्टेड करते हैं, तो ये जो वर्ड आया है इंक्रिप्शन से आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पता सही रूप है? देखिए इसमें स्पेस दिख रहा है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ईमेल में स्पेस नहीं होता है। .com पहले दे रहा है, उसके बाद यहाँ www दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा डी, यहाँ पे सारा चीज सही लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा डी। 32 है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? तो ब्राउजर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो इस तरह से टास्क बार, विंडो एक्सप्लोरर, उसके बाद है www.gmail.com, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि पहले डिफॉल्ट आता था विंडो में, और अब जो आता है हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एज आता है विंडो 11 से, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहां दिया गया है MS एक्सेल 2007 में यदि आप एक सेल के मान के आधार पर फॉन्ट कलर बदलना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको अभी सबको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है उसको हम पढ़ देते हैं। बी ऑप्शन है, सेल का चयन करें, होम मेन्यू पर जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चयन करें और मैनेज रूल करें। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है वो काम हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प की पहचान करें जिसके प्रयोग से हम एकल टेम्पलेट फॉर्म से एकाधिक तथा संभावित रूप से बड़ी संख्या में दस्तावेजों का निर्माण करें। मतलब दोनों को जोड़ना है। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट, सेव, मेल, मर्ज, ज्वाइन। तो देखिए मर्ज का मतलब ही क्या होता है, दो से अधिक चीजों को जोड़ना। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा मेल, मर्ज। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि आपको एक्सेल में डेटा को सॉर्ट, फिल्टर, इन कार्यों को करने के लिए एक्सेल में कौन से विशेषता आपकी सहायता करेगी? तो यहाँ दे रहा है डेटा को क्या करना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही देखिएगा, तो डेटा और फिल्टर, ये ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए निम्नलिखित में किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? देखिए क्लिप आर्ट क्या होता है कि आप टेक्स्ट में बीच लिख रहे हैं और उसमें यहाँ पे इमेज, आपको कुछ इमेज यहाँ पे डालना है, तो ये जो इमेज डालना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिप आर्ट। यहाँ पे ये एक मतलब एक तरीका होता है कोई भी इमेज को इंसर्ट करने का। तो ये जो हम लोग चूंकि इमेज को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इंसर्ट है। इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग कीजिएगा, तो वहां क्लिप आर्ट से हम लोग इमेज को डाल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा MS ऑफिस का डेटाबेस मैनेजर है? तो डेटाबेस मैनेजर क्या है? अच्छा, आपका पहला ऑप्शन ही मिल जा रहा है, MS एक्सेस, यही है आपका डेटा मैनेजर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग जाते हैं। डेसिमल अंकन में बाइनरी संख्या को कितनी संख्या होगी? देखिए इस तरह से बाइनरी वर्ड जो है उसको डेसिमल में चेंज करने का बहुत ज्यादा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो अगर आप संख्या पद्धति ठीक से नहीं पढ़े हैं तो संख्या पद्धति को वहां पे पढ़ लीजिए, क्योंकि कन्वर्ट करना का बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी वाला पहले नंबर को लिख लेते हैं और उसके बाद उसका फेस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो 0 होता है पहला, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम लोग 2 का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 0 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 इंटू 2 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 हो जाएगा। अगर ये चीज जानने में आपको परेशानी हो रहा है तो कृपया आप संख्या पद्धति को पहले पढ़िए, ये चीज आपको बेहतर तरीके से पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे चूंकि 0 है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कर लेंगे, और यहाँ पे किसी का भी पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, और इस तरह से टोटल आपका आ जाएगा 11। और इस तरह से हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बाइनरी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बाइनरी वाला संख्या पद्धति पढ़िए, वहां बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा, और उसके बाद इस प्रश्न को बनाइए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन पेरिफेरल मतलब क्या होता है कि आसपास वाला, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, उसके जो आसपास में रहता है, तो इस समन्वय कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बनाता है। तो पहला दिया है प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ आंसर बताना है कि सबसे बेहतर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तो रिसोर्स मैनेजमेंट। MS-DOS, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल यूजर GUR, मल्टी यूजर GUI, सिंगल यूजर
CUI, मल्टी यूजर CUI, तो इसका हो जाएगा सिंगल यूजर CUI। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। सिंगल यूजर होता है विंडोज 7 वगैरह सब, मल्टी यूजर वगैरह सब होता है। तो इस तरह से ये सब आप सॉफ्टवेयर चैप्टर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आपको डिटेल से मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता हार्डवेयर डिवाइस पर नियंत्रण प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन है डिस्क एक्सेस, कर्नेल, इंटरप्ट्स और मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नेल। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा कर्नेल पे ही निर्भर करता है, और कर्नेल को सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड के नाम से भी यहाँ पे उसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये सारा चीज भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सीपीयू और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बस, डीएमए, प्रोग्राम 10, इंटरप्ट्स। तो यहाँ पे बस एक तरह का रास्ता होता है जो कि डाटा को ले जाने और लाने का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो बस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट डिवाइस है? वेबकैम, माइक्रोफिल्म, एमआईडीआई, फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क एक्चुअली इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा पेन ड्राइव। तो इसको हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस सही विकल्प का चयन करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत देता है और जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण करता है। देखिए कर्सर पर नियंत्रण कौन करेगा? तो माउस करेगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया है ए बारकोड रीडर, कीबोर्ड, प्रिंटर और जॉयस्टिक। अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जॉयस्टिक जो होता है वो दोनों हाथ से पकड़ने के लिए होता है, जो कि गेम खेलने में यूज भी किया जाता है। तो माउस नहीं है, तो माउस की जगह जो आंसर होगा वो क्या होगा? जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। मतलब इनपुट आउटपुट, आपको किताब में एक चैप्टर मिल जाएगा पूरा इनपुट आउटपुट, उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के जितने भी प्रश्न होंगे आराम से बन जाएंगे। तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम जो भी प्रेस करते हैं वो इनपुट के रूप में सॉफ्टवेयर में वहां जाता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर इसको रीड करता है। अगला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग एफएम के तौर पे जानते हैं। ट्रांसमिशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा एफएम जो होता है 88 मेगा हर्टेज से लेके आपका 108 मेगा हर्टेज तक यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निम्न, उच्च, अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी, अत्यंत निम्न फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें ये किस रेंज के अंतर्गत आ रहा है? 30 से 300 के बीच। तो आंसर हो जाएगा अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न है, द्विधारी यहाँ पे 5 1 है और 101 का समतुल्य दशमलव क्या है? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कन्वर्ट करने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले आप बाइनरी चैप्टर वाला जो है वहां पे संख्या पद्धति एक चैप्टर आता है कंप्यूटर में, वो चैप्टर को आप देखिए, बार बार आपको कहा जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे दशमलव के इस साइड हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका फेस वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और 4। यहाँ पे सबको 2 का पावर यहाँ पे 4 हो गया इंटू 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। 2 का पावर 3 लिख देते हैं, 2 का पावर 2 लिख देते हैं, 2 का पावर 1 और फिर 2 का पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव जो है उसके बाद अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे 1 इंटू 2 का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ये 2 हो जाएगा 3। और यहाँ 2 का पावर +1 नहीं होगा बल्कि -1। उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे 2 का पावर यहाँ पे यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे 2 का पावर 2 तो लिख देते हैं -2, लेकिन यहाँ इंटू 0 लिखेंगे तो ये ऐसा भी वैल्यू इसका 0 आएगा। फिर 1 है, इसका 2 का पावर -3 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ का 2 का पावर 1 तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8। अगर इसको हम टोटल ऐड करें तो 31 हो जाएगा, और इसको ऐड करें तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 125। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.6625 और यहाँ पे
आपका 31 है, तो 31 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 31.625। तो इस तरह के आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको कभी भी दिक्कत ना हो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको बनाइए। इस सवाल को तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन आपको एक किताब में मिल जाएगा, परीक्षा बंधन जैसे किताब आप लीजिएगा तो, या और कोई भी किताब आप ले सकते हैं, वहां पे देखिए एक्सटेंशन का आपका सभी का देगा, पावर पॉइंट का देगा, एक्सेल फाइल का देगा, वर्ड डॉक्यूमेंट का देगा, जेपीजी इमेज का होता है जो उसका देगा, वीडियो का होता है MP4 MP3, तो इस तरह से ऑडियो का होता है MP3, तो इस तरह का एक्सटेंशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 49, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक प्रोसेसर पर प्रोग्राम संचालित करने में सक्षम है तो इसमें किस प्रकार की विशेषता है। देखिए बोलता है एक से अधिक प्रोसेसर को प्रोग्राम करने में ऑपरेटिंग सिस्टम समझ ले। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाम पे ही पता चल रहा है कि प्रोसेसर एक से अधिक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसको मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कर देना है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो इस तरह से यहाँ मल्टीटास्किंग है, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं करना। मल्टीटास्किंग अलग हो गया कि एक साथ हम अलग काम को करते हैं, अलग अलग कामों को कर सकते हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोसेसर का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम में यूज कर रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड शो मेन्यू में किस रेजोल्यूशन विकल्प का सबसे तेज कहा जाता है। तो ये हो जाएगा पहला आंसर 640x480। तो इस तरह से आज हम लोग फिर से 25 सवाल देखे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। तो धन्यवाद, देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब